डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आपकी इस अकाउंटेंसी पढ़ने की सीरीज में आज हम आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसे लेखांकन के प्रमुख प्रलेख या मूल प्रलेख के नाम से जाना जाता है। बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स अकाउंटेंसी के जो बिल्कुल बेसिक हों। बेसिक होने का मतलब जिनके बिना अकाउंटिंग एक्टिविटीज संचालित ही ना की जा सके। व्यावसायिक क्रियाएं लेखांकन की क्रियाएं जिनके बिना कर पाना संभव न हो, ऐसे प्रलेखों को हम मूल प्रलेख के नाम से जानते हैं। अगर इसे शब्दों में हम व्यक्त करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि साधारण शब्दों में ऐसे प्रलेख जिनके आधार पर व्यावसायिक सौदे लेखा पुस्तकों में लिखे जाते हैं। मीन्स ये वे प्रलेख हैं जिनके माध्यम से लेखा पुस्तकों में किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है तथा बाद में इससे लेखों की सत्यता प्रमाणित की जाती है। लेखाकर्म के मूल प्रलेख कहलाते हैं। मीन्स यही प्रलेख जो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को करने में या लेखा पुस्तकों में व्यवहारों की प्रविष्टि करने में सहायक होते हैं। यही बाद में इन अकाउंटिंग एक्टिविटीज को सर्टिफाई करते हैं। मीन्स यही प्रमाणित करते हैं कि यह लेखे जो किए गए हैं, यह जो प्रविष्टि की गई है, यह जो एंट्री की गई है, इस एंट्री को करने के पीछे वास्तविक रीजन क्या है, किस उद्देश्य से इस एंट्री को किया गया है। अन्यथा इन प्रलेखों के अभाव में उस प्रविष्टि का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी लेखा पुस्तकों की जांच की जाएगी, जब भी लेखा पुस्तकों को वेरीफाई करने का प्रयास किया जाएगा, तो उस प्रविष्टि से संबंधित कोई प्रमाणक या वाउचर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे जो मूल प्रलेख हैं, ये रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को करने में अर्थात लेखा प्रविष्टियों को करने में सहयोग प्रदान करते हैं और बाद में उन प्रविष्टियों को प्रमाणित करने का भी कार्य करते हैं। इसका मतलब ये प्रलेख निश्चित रूप से लेखांकन के आधारभूत प्रलेख हैं, क्योंकि बिना इनके लेखांकन की प्रक्रिया को करना और उन्हें प्रमाणित करना दोनों असंभव है। लेखांकन के जो मूल प्रलेख होते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके महत्वपूर्ण होने के पीछे इनके कुछ फीचर्स काम करते हैं, कुछ विशेषताएं काम करती हैं। तो कुछ पॉइंट्स में हम फीचर्स ऑफ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे। मूल प्रलेखों की विशेषताओं को हम देखते हैं। पहला बिंदु यह है कि यह प्रलेख लिखित होते हैं। देखिए, बातें दो तरह से हो सकती हैं। एक बात तो है कि उसे लिखित रूप में रखना और दूसरा उसे ओरल रूप में कहना। लेकिन जो ओरल रूप में हम कहते हैं उसका भविष्य में हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते। इसलिए लेखांकन की प्रक्रिया में जो भी प्रलेख होते हैं वे प्रलेख लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें बाद में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो प्रलेखों की पहली विशेषता क्या है? यह प्रलेख लिखित रूप में होते हैं। दूसरी बात है, प्रलेखों का एक निश्चित प्रारूप होता है। इसके पीछे हमें जानने की आवश्यकता यह है कि हम अलग अलग तरह के लेन देन करते हैं और उन अलग अलग तरह के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रलेखों का प्रयोग करते हैं और
जितने भी प्रलेखों का हम प्रयोग करते हैं उन सारे प्रलेखों का अपना एक निश्चित प्रारूप है, उसका एक डायग्राम है, उसका एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट के अंदर हम उस प्रलेख को तैयार करते हैं। जैसे हम व्यवहार कौन कौन सा करते हैं, सपोज दैट जब हम नकद लेन देन करते हैं तो वहां पे हमें कैश मेमो विक्रेता के द्वारा दिया जाता है और उस कैश मेमो का एक निश्चित प्रारूप होता है जिसमें बेचने वाले व्यक्ति का नाम, उसका पता, उसका संपर्क नंबर, उसके कांटेक्ट नंबर आप बोल सकते हैं, उसका टिन नंबर या टैन नंबर लिखा होता है। साथ ही आप जिस वस्तु को खरीद रहे हैं उस वस्तु की मात्रा लिखी होती है, उस वस्तु की गुणवत्ता लिखी होती है, उसकी दर लिखी होती है और उसका दाम लिखा होता है। साथ ही साथ वर्तमान समय में उस पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं उन सारे टैक्सेस को जोड़कर आपसे कुल राशि नीचे लिखा होता है। आपसे ली जाने वाली संपूर्ण राशि को उसमें लिखा जाता है, वो भी अंकों और शब्दों में दोनों तरीके से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हम व्यवहार करते हैं, नकद व्यवहार करते हैं तो वहां पे कैश मेमो होता है, हम उधार व्यवहार कर रहे हैं तो वहां पे बीजक होता है, हम बैंक में धनराशि जमा करते हैं तो डिपॉजिट स्लिप होती है, हम बैंक से धनराशि निकालते हैं तो विड्रॉल स्लिप होती है। मींस जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज को करने के पीछे किसी प्रलेख का प्रयोग किया जाता है और उस प्रलेख का प्रारूप पहले से फिक्स होता है और उस प्रारूप के अंतर्गत जिन जिन पॉइंट्स पे हमें डिटेल्स की आवश्यकता होती है उन सारी डिटेल्स को भर के उस प्रलेख को तैयार कर लिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि इसका एक निश्चित प्रारूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग व्यवसायिक व्यवहार के लिए अलग अलग प्रलेख तैयार किए जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि नकद व्यवहार के लिए कैश मेमो, उधार के लिए बीजक, बैंक में जमा धनराशि के लिए दूसरा प्रलेख, उधार धनराशि को विड्रॉल करने के लिए दूसरा प्रलेख। मींस जितने भी तरह के व्यवहार किए जाते हैं सारे व्यवहारों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह के प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रलेख समस्त व्यवहारों में काम कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इसमें संबंधित पक्षकारों का नाम, पता, तिथि, राशि व क्रमांक लिखा जाता है। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया कि जो भी प्रलेख होते हैं इन प्रलेखों को देखिए, इन प्रलेखों को इशू करने वाले दो पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार तो यह है कि अगर माल का क्रय विक्रय किया जा रहा है तो बेचने वाला एक पक्षकार हो गया और क्रय करने वाला दूसरा पक्षकार हो गया। तो इन प्रलेखों को यदि बेचने वाला तैयार कर रहा है तो ऐसी स्थिति में बेचने वाले का नाम, पता और तिथि वो लिखेगा। नाम और पता तो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, तिथि वो लिखता है, राशि वो लिखता है और क्रमांक उस प्रलेख पे पहले से पड़ा होता है या कभी कभी क्रमांक लिखा भी जाता है। ऐसा ही अगर बेचने वाला व्यक्ति माल बेच रहा है तो वो अपनी तरफ से प्रलेख लिखता है और उस पे भी इन सारी बातों का वर्णन किया गया होता है। मींस जितने भी पक्षकार हैं वे सारे पक्षकार प्रलेख तैयार करते हैं और उन प्रलेखों पे नाम, पता, तिथि, राशि और क्रमांक लिखना होता है। साथ ही साथ उन प्रलेखों पर उस व्यक्ति का भी नाम लिखना होता है जिस व्यक्ति के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। सपोज दैट अगर हम माल को बेच रहे हैं तो अपनी सारी सूचना तो हम उस पर लिखेंगे ही, माल जिसको हम बेच रहे हैं उससे संबंधित सारी सूचनाएं तो लिखी जाएंगी। साथ साथ यह भी लिखा जाता है कि इस माल को किस व्यक्ति को बेचा जा रहा है। मींस प्रलेख की जो भी नीड्स होती हैं, प्रलेख में जिन भी इंफॉर्मेशन की नीड्स होती हैं उन सारी नीड्स को हम उसमें फिलअप करते हैं, उसमें हम भरते हैं। इसलिए अलग अलग तरह के व्यवहार जो होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के प्रलेख प्रयोग किए जाते हैं और उन प्रलेखों पर जो भी संबंधित पक्षकार हैं, क्रय करने वाला पक्षकार है या विक्रय करने वाला पक्षकार है, जो पक्षकार उस प्रलेख को तैयार करता है वो अपनी भी सूचना लिखता है और साथ साथ कभी कभी
ऐसे प्रलेख हैं जिनमें जिन व्यक्तियों के साथ हम व्यवहार करते हैं उनके भी नाम, पते और संपर्क सूत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, यही प्रलेख सौदों के प्रमाणक का भी कार्य करते हैं। जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि ये प्रलेख पहले तो रिकॉर्डिंग कराते हैं, मीन्स लेखों को लिखवाते हैं, उनकी प्रविष्टियां करते हैं इन्हीं के माध्यम से। बाद में इन प्रलेखों को ही हम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी कर देते हैं कि देखिए ये वो मूल प्रलेख हैं जिनके कारण यह व्यवहार किया गया है और उस व्यवहार के करने के कारण इस प्रविष्टि को यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से ये प्रमाणित भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये प्रलेख आर्थिक घटना की वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं। देखिए वास्तविक स्थिति दर्शाने का मतलब क्या है कि किस टाइम पर, किस दिनांक में यह लेन देन किया गया। दूसरी चीज, इस लेन देन में कितनी मात्रा का क्रय विक्रय किया गया, किस गुणवत्ता की वस्तु है, इसका उस समय क्या रेट था, क्या दर था, क्योंकि रेट भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सपोज दैट हम आज के 4 महीना 5 महीना पहले के किसी वस्तु के लेन देन की बात करें तो जरूर उसके मूल्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया होगा। आज के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज के मूल्य को हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रलेख लिखित है तो वो प्रलेख उस समय पे उस वस्तु का क्या मूल्य था, किस दर पे ये लेन देन किया गया है, उसकी वास्तविक स्थिति दर्शाएगा। साथ साथ ये भी दर्शाएगा उस समय टैक्सेस क्या लगते थे, या उस दिनांक को भी दर्शाता है। कभी कभी तो उन प्रलेखों पर किए जाने वाले जो भी लेन देन हैं उनके समय का भी वर्णन किया जाता है। बहुत से लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें गवाहों का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रलेख होते हैं उस आर्थिक घटना मीन्स धन संबंधी लेन देन या वस्तु के क्रय विक्रय संबंधी जो भी क्रिया की गई, जो भी अर्थ मतलब होता है धन, ठीक है। तो इस तरह से धन के लेन देन संबंधी या क्रय विक्रय संबंधी जो भी घटना हुई है, जो भी लेन देन हुए हैं, जो भी व्यवहार हुए हैं, उन सारे व्यवहारों की यह प्रलेख वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत कर देता है। मीन्स यही वो प्रलेख है जिससे हमें उस प्रलेख को देखकर उस समय हुई घटना के बारे में, उस समय हुए व्यवहार के बारे में संपूर्ण फिगर प्रस्तुत हो जाता है, संपूर्ण चित्र हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाता है। तो ये बिल्कुल एक्चुअल घटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये प्रलेख आपसी मतभेद के विवादों को सुलझाने में सहायक होते हैं। देखिए जहां भी व्यवहार किए जाते हैं, जहां भी लेन देन किए जाते हैं, तो वहां पर कभी न कभी ऐसी स्थिति जरूर होती है कि वहां पे आपसी मतभेद हो जाता है। और यह मतभेद की स्थिति तब अक्सर होती है जब यह प्रलेख लिखित ना हो। तो वास्तव में जो मूल प्रलेख है वो तो लिखित होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश कोई प्रलेख किसी व्यक्ति के पास से गायब हो गया। यद्यपि इन प्रलेखों की 2-3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, लेकिन किसी कारण से यदि प्रलेख गायब हो गया या छल कपट के दृष्टिकोण से प्रलेख को जानबूझकर गायब कर दिया गया या उन प्रलेखों में छेड़छाड़ कर दिया गया, मूल्य को बदल दिया गया, दर को बदल दिया गया, मात्रा को बदल दिया गया, तो इस तरह से कोई भी छल कपट जैसी अगर स्थिति बनती है तो वहां पे वाद विवाद की स्थिति बनती है। क्रेता और विक्रेता के बीच में आपसी विवाद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इन प्रलेखों की कई प्रतियां तैयार की जाती हैं, जैसे अगर हम आपसे उदाहरण के रूप में बात करें बीजक की, कि जब भी उधार माल का क्रय विक्रय किया जाता है तो जब माल विक्रेता बेचता है तो बीजक तैयार करता है। एक प्रलेख का नाम है बीजक, इसको इंग्लिश में इनवाइस के नाम से जानते हैं। आगे हम प्रलेखों के प्रकार के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखें कि सपोज दैट एक बीजक हम तैयार कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं किसी को, तो उसमें हमें इस बात का वर्णन करना होता है कि कितने मूल्य की वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या दर है और क्या दिनांक है। ये तो लिखते ही लिखते हैं, साथ साथ उसमें सबसे बड़ी ये बात होती है
कि उसकी 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं। पहली प्रति जो होती है वो मूल प्रति कहलाती है और उस मूल प्रति को क्रेता के पास भेज दिया जाता है। दूसरी प्रति होती है वो उस माल के साथ जाता है, जिस ट्रांसपोर्ट से माल जाता है उस ट्रांसपोर्ट के साथ दूसरी प्रति डाल दी जाती है, जिससे माल पहुंचने पर क्रेता उसको माल से मिलान कर लेता है, या जो ट्रांसपोर्ट ले जा रहा है उस ट्रांसपोर्ट को भी जब माल वो अपने पास लोड करता है, अपने अंडर में माल को लेता है, तो वहां भी आवश्यकता होती कोई ऐसा प्रपत्र हो जिससे वो मिलाकर माल को रखे अपने ट्रांसपोर्ट में, अपने गोदाम में। तीसरी प्रति जो होती है वो माल का विक्रेता अपने पास रखता है। तब यहां पे आप देखिए कि बात ये हुई कि जो भी लेन देन हो रहे हैं उसकी 3 प्रतियां तैयार हो रही हैं। अब यदि वाद विवाद की स्थिति बनती है तो एक प्रति गायब हो सकती है या किसी एक प्रति में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन तीनों प्रतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी इन पक्षकारों के बीच में आपस में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है, ये मूल प्रलेख क्या करते हैं, उन वाद विवादों को निपटाने में सहायता प्रदान करते हैं। इन मूल प्रलेखों को न्यायालय के समक्ष प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे वाद विवाद बहुत ही आसानी से सुलझ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रलेखों से ही लेखा पुस्तकों की जांच संभव है। आपको पता है कि हम वर्ष भर जितनी भी लेन देन करते हैं, जो भी व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों की हमें ऑडिटिंग करानी पड़ती है, अंकेक्षण कराना पड़ता है। तो अंकेक्षण का मतलब क्या है, जो भी लेन देन किए गए हैं उनकी हमें जांच पड़ताल करानी पड़ती है किसी सक्षम व्यक्ति से, और किसी सक्षम व्यक्ति से ही उसे प्रमाणित भी कराना पड़ता है कि जो भी लेन देन ये किए गए हैं वास्तव में ये लेन देन सही है और हमने इसको चेक कर लिया है। तो मुख्य रूप से ये प्रमाणित करने का काम सीए काम करता है, सीए जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम से हम जानते हैं। तो ये मूल प्रलेख ही सहायता प्रदान करते हैं कि कैसे हम जो लेन देन किए हैं उनकी जांच कर सकें, क्योंकि जो चेक करने वाला आएगा वो हर प्रविष्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रलेख जिसके माध्यम से वो एंट्री की गई है उसको वो देखना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन प्रलेखों से ही लेखांकन प्रविष्ट की जानी संभव है। इसमें मैंने आपसे चर्चा कर लिया है कि जब ये लेखांकन होता है, जब ये व्यवहार होता है तो मूल प्रलेख हाथ में आता है और मूल प्रलेख हाथ में आने के बाद ही इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए, सपोज दैट हमने माल को खरीद लिया, माल हमारे गोदाम में आ गया, लेकिन माल का बीजक अभी भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी लेखा पुस्तकों में लेखा तब तक नहीं करेंगे, लेखांकन या प्रविष्टि तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें बीजक प्राप्त नहीं हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक हमें प्रलेख प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम उस लेखांकन को अब प्रविष्टि के रूप में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेखांकन नहीं करेंगे, यद्यपि माल हमें पहले प्राप्त हो चुका है। तो इसी चीज को यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि प्रलेखों से ही, ये जो मूल प्रलेख मिल रहे हैं इनसे ही लेखा प्रविष्टि की जानी संभव है कि माल आ गया है लेकिन अभी प्रलेख नहीं आया है, तब भी हम लेखांकन की पुस्तकों में, अपने हिसाब किताब की पुस्तकों में इसका लेखांकन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो प्रलेख व्यापारी द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं उन्हें आंतरिक प्रलेख, और जो प्रलेख दूसरे व्यापारियों से प्राप्त होते हैं उन्हें बाह्य प्रलेख के नाम से जानते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यवसाय के अंदर के व्यवसाय में आंतरिक प्रलेख कौन कौन से होते हैं और व्यवसाय के बाह्य प्रलेख कौन कौन से होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि आंतरिक प्रलेख क्या है और बाह्य प्रलेख क्या है। तो ऐसी स्थिति में हमें बताना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जान लें कि ऐसे प्रलेख जिसे किसी भी व्यावसायिक संस्थान का व्यक्ति या उसके कर्मचारी स्वयं तैयार करते हैं वे आंतरिक प्रलेख होते हैं। जैसे कोई ऐसी फर्म है या कोई ऐसी प्रोडक्शन यूनिट है जो माल को बेचने का काम करती है,
तो ऐसी स्थिति में वो क्या तैयार करेगी, बीजक तैयार करेगी। तो यहाँ पे बीजक क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रलेख हो जाएगा। मींस वही प्रलेख एक व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, एक व्यक्ति के लिए बाह्य होता है। जैसे देखिए सपोज दैट यहाँ पे एक है विक्रेता सेलर और दूसरा है क्रेता या परचेजर। तो यहां पे जब माल बेचा जाएगा तो विक्रेता के द्वारा इनवॉइस तैयार किया जाएगा, इसको बीजक बोलते हैं। बीजक आगे आपको पढ़ाया जाएगा, बीजक बनाने के तरीके भी आपको बताए जाएंगे। तो ये बीजक तैयार करता है। तो विक्रेता के दृष्टिकोण में यह जो बीजक है यह आंतरिक प्रलेख कहलाएगा, और यही बीजक फिर बाद में जाके क्रेता को मिलता है। अब क्रेता के पास तो ये प्रलेख विक्रेता के द्वारा बनाकर मिला हुआ है ना, विक्रेता ने बनाकर भेजा है, मींस क्रेता ने इस प्रलेख को तैयार नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्रेता के दृष्टिकोण में ये बीजक कहलाएगा बाह्य प्रलेख, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने इसे तैयार करके इस व्यक्ति के पास भेजा है। जबकि विक्रेता के दृष्टिकोण में यह कहलाएगा आंतरिक प्रलेख। मींस प्रलेख वही होते हैं यदि प्रलेख स्वयं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, संस्था के स्वयं के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, संस्था के कर्मचारी के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, तो उन प्रलेखों को आंतरिक प्रलेख के नाम से जानते हैं। और अगर कोई भी लेन देन हम कर रहे हैं और उस लेन देन से संबंधित प्रलेख हमें दूसरे पक्षकारों से प्राप्त होते हैं, तो उस प्रलेख को हम बाह्य प्रलेख के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपसे चर्चा किया कि वास्तव में लेखांकन के मूल प्रलेख क्या होते हैं और उनके फीचर्स या उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।